मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है मेरा बचपन मेरे कंधों पर। और ये एक आत्मकथा है जो कि शौर्यराज सिंह बेचन के द्वारा रचित है। मेरा बचपन मेरे कंधों पर हिंदी के एक दलित साहित्य की बहुत ही चर्चित आत्मकथा है। इस आत्मकथा में एक बच्चे के बचपन का वर्णन है, लेकिन उसके हंसने खेलने का नहीं है, बल्कि उसकी असहाय पीड़ा का, उसकी भूख का, उसकी गरीबी का तथा उसके पढ़ने के लिए उसके संघर्ष का वर्णन किया गया है। लेखक ने लगभग 421 पन्नों में दलित जिंदगी को बखूबी शब्दों में पिरोकर पाठकों के सामने रखने का प्रयत्न किया है। उन्होंने इसमें दिखाया है कि सपनों का मरना कितना खतरनाक होता है। यह आत्मकथा उन्होंने 12 खंडों में विभाजित की है। और ये जो 12 खंड है वो है कि पहला खंड है वे बेवक्त गुजर गया माली, और दूसरा खंड है राम लाल तेज धूप में जर्जर साया, तीसरा है घर, चौथा है बगुला भक्ति, पांचवा है कोम के ठेकेदार, छठा है बहन माया का विवाह, सातवां है जीवित बचा स्वराज, आठवां है 2 रोटी भर चून की चोरी पेशी प्रदान, नौवां है विरासत, 10वां है दिल्ली बड़ी दुनिया में छोटे कदम, और 11वां है एक मोची रहता था, 12वां है भाई साहब एक प्रेरक पाठ। ये 12 खंड हैं जिसमें लेखक ने अपने पूरे बचपन का वर्णन इन 12 खंडों में किया है। लेखक ने इन 12 खंडों में अपने पूर्ण जीवन का संघर्ष का विवरण दिया है। आपको अपनी आत्मकथा के पहले खंड यानी कि बेवक्त गुजर गया माली में माली इन्होंने अपने पिता को कहा है। भूख और सपने की जो यात्रा है लगभग एक साथ तभी शुरू हुई थी जब शराब की वजह से उसकी छोटी बुआ की ससुराल प्रेमनगर में उनके पिता राधेश्याम की मृत्यु हो गई थी। उनके पिताजी का नाम था राधेश्याम और उनकी मृत्यु हो गई थी। उचित इलाज ना मिलने के कारण और झाड़ फूक के टोने टोकटे के कारण उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। वैसे तो उनके पास 2.25 बीघा जमीन थी, लेकिन वह पूरी तरह से बंजर थी। इस कारण से बालक स्वराज को अपने ताऊ के साथ मरे हुए मवेशी उठाने का काम करने के लिए जाना पड़ता था। उसके पिता के चले जाने के बाद उसका परिवार एक भयंकर त्रासदी से जूझ रहा था। उसके जो ताऊ थे वो अंधे और लंगड़े थे, यानी कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। लेखक की माँ कुछ दिनों तक तो जैसे तैसे उनका पालन पोषण कर लेती है, लेकिन वह जानती है कि वह लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए समय से पहले ही वह बालक स्वराज को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने लगती है। और वह कहती है कि अब से तू अपने पेट की आग खुद बुझाने की तरकीब सोच। जहाँ जो काम मिले सो कर ले, रूखा सूखा जो मिले वही खा ले, फटा पुराना जैसा मिले सो पहन ले, लेकिन कभी भी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, किसी के से मांगना मत। याद रखना बिना मतलब कोई किसी को कुछ नहीं देता। बस यहीं से बालक स्वराज के संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। भूखा मरता परिवार कभी धान कटे खेतों में से बिखरी हुई बालियां चुनकर अपनी भूख मिटाता था। बालक स्वराज अपने अंधे बाबा के साथ जातिगत अपमान बर्दाश्त भी करता था। यादवों की गुड़ पकाने की भट्टी में रात भर जलावन झोंकता रहता था। एक बार तो भट्टी में जलावन झोंकते समय उसके अंधे बाबा के कपड़ों में आग भी लग जाती है, लेकिन फिर भी उसके तन पर कोई एक कपड़ा भी नहीं डालता। यादवों की निगाहें तो केवल स्वराज को गुलाम बनाने के लिए ही उत्सुक रहती हैं। तो यह था पहला खंड जो बेवक्त गुजर गया माली में लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब पेट की आग बुझाने के लिए लेखक ने हर प्रकार का कार्य किया। कथा का दूसरा भाग है राम लाल तेज धूप में जर्जर साया। इस खंड में स्वराज की माँ सूरजमुखी, जो कि उसके नाना अपने गांव चंदोसी ले जाते हैं,
उसके पिता का तो निधन हो जाता है, तो वो उसके नाना उसे अपने गांव ले जाते हैं और वहाँ वह उसका दूसरा विवाह रामलाल के साथ कर देते हैं, जो कि नोरा बोरा गांव का रहने वाला एक चमार है। रामलाल बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वे पशुओं के सींग बींधने का कार्य किया करते थे। रामलाल की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह सूरजमुखी तथा उसके बच्चों का पालन पोषण कर सके। इसके लिए लेखक के जो नाना थे वो अपनी बेटी को वापस अपने गांव ले आते हैं और उसका तीसरा विवाह पाली मुकीमपुर के भिखारी नामक व्यक्ति से कर देते हैं। माँ पाली मुकीमपुर रहने लगती है। बालक स्वराज अकेला अपनी किस्मत से लड़ता रहता है। वह पैरों से गठिया बाय की बीमारी से लगभग अपाहिज होकर इधर उधर भटकता रहता है। यहीं से उसके मन में पढ़ने लिखने का सपना पैदा हुआ, लेकिन भूख पर काबू पाकर पढ़ने लिखने का निर्णय लेना लेखक यानी कि बालक स्वराज के लिए बहुत ही कठिन था। अब इस कथा का जो तीसरा खंड है वो है घर। इस खंड में लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब वह पाली में रहता था। लेखक ने इस खंड में जिक्र किया है कि पाली में अब उसका गुजारा नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वे लोग उसे सोतेला कहते थे। क्योंकि उसका सोतेला पिता था तो वो लोग उसको सोतेला कहकर बोला करते थे वहाँ के लोग। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आई हुई थी। वह अपने निर्वाह के लिए हर प्रकार का कार्य करता था, यहाँ तक कि मरे हुए पशुओं को ढूंढना, उनकी खाल उतार कर पकाना। अब ये सब काम वो वहाँ पर जाकर किया करता था। अब इस कथा का जो अगला खंड है वो है बगुला भक्ति। इस खंड में लेखक अपने सोतेले पिता के व्यक्तित्व का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। लेखक बताते हैं कि उनके जो सोतेले पिता थे वो हर रविवार को गंगा स्नान किया करते थे, लेकिन लेखक की माँ के साथ उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। वह उसकी माँ के साथ मारपीट भी किया करते थे। पाली में लेखक के सोतेले पिता ने अपने पुत्र रूप सिंह को और लेखक को प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिला दिया। यानी कि जो उसका सोतेला पिता था उसका अपना ही एक पुत्र था रूप सिंह को और लेखक को यानी कि स्वराज को उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। लेखक के मन में पढ़ने लिखने की जिज्ञासा को देखकर जब अध्यापक ने लेखक की तारीफ उसके सोतेले पिता के सामने की तो यह उसके पिता को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने गुस्से में आकर लेखक की किताबों को जला दिया। लेकिन लेखक के मन में तो पढ़ाई के लिए जुनून था, बहुत ही जिज्ञासा थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने 1 रुपये की चोरी भी की। पुस्तकें खरीदने के लिए उन्होंने 1 रुपये की चोरी की लेकिन इस चोरी की जो सज़ा है वो लेखक के माँ को सहनी पड़ी। जब ये बात इसके सोतेले पिता को पता चली कि लेखक ने 1 रुपये की चोरी की है तो लेखक के सोतेले पिता और उसके चाचा ने उसकी माँ पर लाठियों से प्रहार किया। इसका जो अगला खंड है वो है कोम के ठेकेदार। इस भाग में लेखक ने 6-7 वर्ष की आयु में ही अपने मौसी के बेटे के साथ बूट पॉलिश करने जाना शुरू कर दिया था और बेलदारी भी करने लगा था। यानी कि 6-7 वर्ष का ही बच्चा था जो कि बूट पॉलिश भी करने लगा था और बेलदारी भी करने लगा था। रोजी रोटी कमाने के लिए तो ये सब काम करते ही थे। इसका अगला खंड है बहन माया का विवाह। माया लेखक की बड़ी बहन है। माया का विवाह उसे 10-15 साल बड़े व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है जो जूते गांठने का कार्य करता है। लेकिन लेखक की जो बहन थी माया वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल ही अनपढ़ थी, परंतु रूप रंग से बहुत ही खूबसूरत थी। माया के विवाह के 3-4 साल के बाद ही उसके पति को गले की बीमारी हो जाती है। गांव के देसी इलाज तथा झाड़ फूंक से उसे कोई भी आराम नहीं आता। तब लेखक और उसकी माँ माया के पति को इलाज के लिए दिल्ली ले आते हैं और उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। लेकिन वहाँ भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता और कुछ दिनों के पश्चात उनका निधन हो जाता है। पति के निधन के पश्चात माया का विवाह उसी के देवर के साथ कर दिया जाता है। इस कथा का जो अगला खंड है वो है जीवित बचा स्वराज।
इस खंड में बताया जाता है कि लेखक की माँ अपने पति यानी कि लेखक के सौतेले पिता के अत्याचारों से तंग आकर नकरोली आ जाती है। नकरोली यानी कि जो लेखक का पैतृक गांव है वहाँ पर आ जाती है। लेकिन वहाँ भी जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं था। जो ज़मीन थी उसके हिस्से में जो ज़मीन आई थी वो बंजर थी, इसलिए जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं था। इसलिए जीवन निर्वाह करने के लिए लेखक की माँ अपने बच्चों को लेकर बांसपुर पर चली जाती है और वहाँ पर मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगती है। इसका जो अगला खंड है वो है 2 रोटी भर चून की चोरी पेशी प्रदान। इस भाग में लेखक के उस समय का वर्णन किया जाता है जब 2 रोटी के लाले पड़े हुए थे। लेखक जोड़ों के गठियाबाज से बहुत ही परेशान होते हैं। इस हाल में वे बबुआ के घर आटा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन बबुआ उस समय पर घर में नहीं होता तो वह 2 रोटी जितना आटा उठाकर ले आता है। जब यह बात राम सिंह यादव को पता चलती है तो वह स्वराज के साथ मार पिटाई करने लगते हैं। लेखक के फूफा ईंट बनाने का काम किया करते थे तो वह स्वराज को भी यह कार्य करने के लिए ले जाते हैं। 2 वक्त की रोटी की कमी के कारण स्वराज भी चला जाता है। कम आयु में इतना अधिक काम करने से वहाँ पर स्वराज की तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि वहाँ पर बाल श्रम करवाया जाता है स्वराज से और उसके फूफा उसे ले जाते हैं और उससे वहाँ पे इतना अधिक काम करवाते हैं कि उसकी वहाँ पे तबीयत खराब हो जाती है। इस आत्मकथा का जो अगला खंड है वह है विरासत। इस खंड में लेखक ने वह सब प्रस्तुत किया है जो दलित समाज ने अब तक भोगा और जिया है। अनाथ होने की पीड़ा, भूख, गरीबी, बीमारी, दलित होने की पीड़ा तथा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने की तीव्र आकांक्षा, इन सब चीज़ों का इस खंड में इन्होंने वर्णन किया है। यह वह संघर्ष यात्रा थी जब वो खाया जो खाने लायक नहीं था और वो पहना जो पहनने के लायक नहीं था, वहाँ सोए जो सोने लायक नहीं था। कैसा कैसा समय निकालना पड़ा। अब जो अगला खंड है वह है दिल्ली बड़ी दुनिया में छोटे कदम। इस खंड में स्वराज दिल्ली में आकर अपने मौसा मौसी के पास आ जाते हैं और यहीं पर नींबू बेचने का कार्य करने लगते हैं। स्वराज में लिखने पढ़ने की तो प्रबल इच्छा थी ही, इसलिए वो नींबू बेचते बेचते कविता काव्य रचनाएं करने लगते हैं। जब नींबू का धंधा धीमा हो जाता है तो वह अंडे बेचने का कार्य भी शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद जो अगला खंड आता है वह है एक मोची रहता था। इस भाग में स्वराज दिल्ली से चला जाता है क्योंकि वह अंडे बेचने का काम भी सफल नहीं हो पाता, इसलिए वह अपने ताऊ बाबूराम के साथ डिबाई स्टेशन पर बूट पॉलिश का काम करने लगता है। लेकिन इसके बाद वे अपने गांव भी चले जाते हैं और गांव में जाकर बेलदारी का काम आरंभ कर देते हैं। स्वराज के मन में पढ़ने की प्रबल इच्छा को देखकर गांव के जो अध्यापक है उसे पढ़ने के लिए हाँ कह देते हैं। उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके बदले में अध्यापक एक प्रस्ताव रखते हैं कि स्वराज को उसके घर पर बिना मजदूरी का कार्य करना पड़ेगा, यानी कि घर के जो कामकाज है वो सब करने पड़ेंगे। स्वराज के पढ़ने लिखने की इच्छा तो प्रबल थी ही, इसलिए वह इस प्रस्ताव को भी हाँ कर देता है। लेकिन इस बात से स्वराज का परिवार असहमत होता है क्योंकि स्वराज के जो सौतेले पिता थे वो नहीं चाहते थे कि स्वराज पढ़ाई करे और उसकी माताजी चाहती थी कि वह अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाने का कार्य करे क्योंकि वो गरीबी के साथ जूझ रहे थे। लेकिन लेखक फिर भी अध्यापक के घर चला जाता है। वहाँ जाकर भी उससे अत्यधिक काम करवाया जाते हैं, यानी कि लेखक से बाल श्रम की चपेट में रहते हैं। इसके बावजूद भी स्वराज अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका जो अगला खंड है वो है भाई साहब का प्रेरक पाठ। इस खंड में लेखक के मौसी के बेटे नथुलाल लेखक को एक पत्र भेजते हैं जिसमें वह लेखक को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस समय लेखक के 10वीं की परीक्षा थी। लेखक ने बाल श्रम करते करते अपनी परीक्षा की भी तैयारी की और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण भी हुए। आगे लेखक बताते हैं कि
मेरी जो ये आत्मकथा है, यह मेरी 6-7 वर्ष की आयु से लेकर 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने तक की है। यानी कि जो संघर्ष मैंने इन 12-13 सालों में किए हैं, उनका जिक्र इस आत्मकथा में लेखक ने किया है कि उन्होंने किस संघर्षों में अपना बचपन व्यतीत किया, किन संघर्षों में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की।